हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। 15 तारीख को पेपर था इकोनॉमिक्स का और मैं था नहीं यहाँ पे, मैं बिहार में था और मैं कल ही आया हूँ, जिसकी वजह से आपको जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर का था उसका रिव्यू मैं दे नहीं पा रहा। कई लोग मैसेज कर रहे थे कि सर वीडियो बनाए, मैं कैसे बनाता, वहाँ पे था तो मैं कैसे बना पाता। तो कल मैं आया हूँ तो मैं सोचा आज बना देता हूँ। देखिए इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन थे वो तो नेट लेवल का क्वेश्चन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। पेपर का लेवल बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा का आप ये कह सकते हैं मॉडरेट टू हाई, हाई कह सकते हैं, मॉडरेट भी नहीं कह सकते हैं, मॉडरेट टू हाई या फिर हाई ही बोलिए, ठीक है ना। इनमें जो भी था, जितने भी क्वेश्चन मतलब ठीक ठाक थे, वो तो सबका सही होगा लगभग, लेकिन जो भी थोड़ा सा थिंकिंग बेस्ड था वो मुश्किल क्वेश्चन था, ठीक है ना। इसका कट ऑफ क्या जाएगा वो तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले पेपर डिस्कस कर देता हूँ, ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन का जो है आंसर क्या क्या होगा। आइए इकोनॉमिक्स की बात करूंगा, बाकी जी के जीएस में आपके 2-3 क्वेश्चन जो है आप उसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। एक G20 वाला है, कर सकते हैं। एक एवरेज था जिसमें 7 नंबर का एक कंसेक्यूटिव वो जो था 21, 20, 23 वाला जो था वो कर सकते हैं, ठीक है ना। और एक न्यूटन वाला देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में देख लेते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन था और किस किस का उसका आंसर क्या होना चाहिए। थोड़ा वीडियो लेट आने की वजह से जो है थोड़ा सा मैं सॉरी, मैं था नहीं यहाँ पे इसलिए मैं बना नहीं पाया, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या क्या था। सबसे पहला क्वेश्चन था अर्थशास्त्र किसका अध्ययन है। तो इसका करेक्ट आंसर जो था दुर्लभता के कारण हम जो विकल्प चुनते हैं उसी का अध्ययन है, यानी सीमित जो होता है उसका वैकल्पिक प्रयोग। तो इसका बिल्कुल सही आंसर था ये। नेक्स्ट है उत्पादन संभावना वक्र का ढलान कैसे होता है। तो मूल बिंदु की ओर कौन अवतल होता है, यानी कनकेव होता है, ये भी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपका, एक समुत्पाद के साथ क्या स्थिरांक, स्थिरांक का मतलब होता है कांस्टेंट, तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। इसका आंसर बिल्कुल सही है, ये आपका उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा, इसका आंसर ये है 73 का, ठीक है। 74 क्वेश्चन देख लेते हैं। जो क्वेश्चन मैंने ऑब्जेक्शन डाला हुआ वो मैं अभी डाल दूंगा, पता कर लीजिए, देख लीजिएगा आप, ठीक है। यदि उपभोक्ता की आय गिरती है तो क्या होगा। तो घटिया वस्तु की मांग क्या होगी, बढ़ेगी। इसका आंसर बी सही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है पूर्णतः लोचदार मांग वक्र के लिए लोच गुणांक क्या होगा। पूर्णतः लोचदार के लिए अनंत होता है, इनफाइनाइट होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में कई लोगों को डाउट था, मूलतः किसने सम उत्पाद सीमांत उपयोगिता नियम को प्रतिपादित किया है। तो इसका जो नियम जो था वो मार्शल का था, और इसे गोसेन का सेकेंड नियम भी बोलते हैं, गोसेन का सेकेंड नियम भी बोलते हैं। लेकिन जो आयोग ने इसका गोसेन दिया है और मेरे हिसाब से मैंने मार्शल टिक किया था। तो मार्शल जो है आपका हो सकता है, अगर इसका किसी के पास प्रूफ है तो आप कर सकते हैं, किसी बुक का जो होगा अगर आपको, तो इसमें ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। वैसे गोसेन भी करेक्ट आंसर है क्योंकि गोसेन का भी नियम है ये, लेकिन मार्शल जो है सबसे पहले जो है मार्शल ने इसको परिभाषित किया था। इसका अगर प्रूफ होगा तो दे दीजिएगा, वरना इस पे अगर प्रूफ के साथ बिना प्रूफ के मत दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ति का निर्धारक नहीं है। तो ये प्रदर्शन प्रभाव बिल्कुल ये सारे हैं, ये नहीं है, तो ये सही था इसका आंसर। नेक्स्ट आइए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखिए क्वेश्चन है, एक सम लागत वक्र मूल स्थान से और कब होता है। तो ये समझिए जब कुल लागत बढ़ती है तो इसका जो है मूल बिंदु से, ये बजट रेखा की तरफ है, बिल्कुल बजट रेखा की तरह है। बजट रेखा हमारी इनकम से बताता है और ये बताता है श्रम और भूमि में कितना कितना खर्च करते हैं। तो कुल लागत पे जो इसका आंसर कुल लागत पे आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर कुल लागत बढ़ेगी, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये इसका क्या है, करेक्ट आंसर। एक मिनट रुक जाइए, 78, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखिए, जब उत्पादन एमसी ज्यादा होगा यानी लागत ज्यादा होगा, लागत से यानी लाभ क्या है, लागत से कम है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। लाभ लागत से कम है, वो करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, परिवर्तनशील अनुपात के नियम में प्रवृत्ति परिवर्तन कहाँ होता है, जब कुल उत्पाद घटती दर से बढ़ना स्टार्ट होता है, घटती दर से बढ़ना स्टार्ट होगा। इसका करेक्ट आंसर ए है। इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा, ए आएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या है, ए है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन नंबर 81।
देखिए गोदाम का जो है, गोदाम का किराया किस लागत में आता है, तो ये वितरण कॉस्ट में आएगा। ये बिल्कुल सही है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में आएगा। इसका आंसर 81 का जो है वो सी है, करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक शुद्ध या अपूर्ण प्रतियोगिता, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध या पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का उदाहरण है। तो इसमें अगर देखा जाए तो रेलवे तो एकाधिकार में आता है, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की बात कर रहे हैं। तो स्टॉक मार्केट इसके हिसाब से सही है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में भी सब कुछ सेम रहता है, असंख्य क्रेता विक्रेता होते हैं। तो इस ऑप्शन के हिसाब से इसका स्टॉक मार्केट दिया हुआ है। 81 का 82 80 एक मिनट, 82 83। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बाजार संरचना का रूप नहीं है। देखिए यहाँ पे पूर्ण रोजगार नहीं होगा, पूर्ण प्रतियोगिता होगा। प्रतियोगिता इंग्लिश में ठीक दिया हुआ था, पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है ना, पूर्ण प्रतियोगिता होगा 83। अल्पाधिकार भी होता है, ये भी होता है, और पूर्ण प्रतिस्पर्धी नहीं होता है, ठीक है ना, ये नहीं होता पूर्ण प्रति। हाँ, अगर यही लिखा होता है कॉम्पिटिटिव मोनोपोलिस्टिक तो हो सकता है, एकाधिकार प्रतिस्पर्धी एकाधिकारी होता है, एकाधिकार नहीं होता। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, 83 का सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एकाधिकार, निम्नलिखित में से कौन सा कथन एकाधिकार के बारे में गलत है। तो एकाधिकार में प्रवेश निषेध की बाधाएं नहीं होती, ये गलत है, उसमें होती है। तो ये 84 का ए करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट है आपका 85, मूल्य विभेद को भी कहा जाता है। मूल्य विभेद को क्या कहा जाता है, मूल्य विभेद को ये सारी चीजें कहेंगे, लेकिन ये तो नहीं कहा जाता है। उपयुक्त में से ये दोनों ठीक है, तो मेरे डी इज द करेक्ट आंसर, डी इसका मेरे हिसाब से ठीक है। लेकिन वैसे मूल्य विभेद को विभेदात्मक एकाधिकार कहते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एकाधिकार, एकाधिकार की बात करते हैं तो प्रतिस्पर्धी फर्मों की तुलना में अधिक मूल्य लेता है यदि अन्य बातें समान रही तो। ये करेक्ट आंसर है इसका 86 का ए, 86 का ए करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 87 देख लेते हैं। 87 कहता है, अल्पाधिकार विकुंचित मांग वक्र की किस विशेषता को विश्लेषित करता है। तो ये मूल्य कठोर, ये भी बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अभाव की स्थिति में विद्यमान होता है, अभाव की स्थिति में क्या विद्यमान होता है, क्योंकि अभाव जब होता है यानी क्योंकि हर किसी की इच्छा पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। 88 का क्या हो जाएगा, 88 का आपका सी हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं 89। अभी आगे है ऑब्जेक्शन वाले क्वेश्चंस हैं, अभी आपको दिख जाएंगे कौन कौन से ऑब्जेक्शन करना है आपको, ये कर सकते हैं। सीमांत उत्पादन सिद्धांत संबंधित है इससे, साधनों के पारिश्रमिक से, ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है एक मिनट चाहिए तो थोड़ा सा साफ कर देते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आभास लगान जो है ना, आभास लगान अस्थायी होता है, बिल्कुल सही है। आभास लगान जो है क्या होगा, अस्थायी है, टेम्पररी है, ठीक है। ये क्वेश्चन का सट्टाबाजी, देखिए ब्याज दर में परिवर्तन से हेतु रखे गए धन की मात्रा जो सट्टेबाजी प्रयोजन के लिए, इसका आंसर सही है। नेक्स्ट, व्यक्तिगत श्रम पूर्ति, व्यक्तिगत श्रम पूर्ति वक्र, यदि श्रमिकों के अवकाश के प्रति प्राथमिक बढ़ती हो तो नीचे की ओर शिफ्ट होता है। उत्पादन के तकनीक प्रगति से प्रभावित नहीं होता है, यदि उत्पादन में तकनीक प्रगति हो तो बाईं ओर शिफ्ट हो जाता है। तो इसका आंसर जो आएगा, तकनीक में परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये आ जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ ये देखिए, पीछे की ओर झुकने वाला आपूर्ति वक्र किस बाजार में होता है, तो वो श्रम बाजार में होता है। इसका आंसर क्या होगा, लेबर, ये लेबर सप्लाई कर्व है ना, उसका क्वेश्चन है। 93 का सी आ जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं।
90C 94 देखिए, यदि वास्तविक पुरस्कार जोखिम मूल्य से अधिक हो तो कंपनी सामना करती है, क्या होगा? लाभ होगा। यदि जोखिम पूंजी से वास्तविक पुरस्कार ज्यादा आ रहा है तो लाभ होगा। इसका 94 का क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। 94 का क्या होगा? लाभ हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 95 देखिए, विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मूल्य निर्धारित किया जाता है। विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन का मूल्य निर्धारित किया जाता है बाजार मूल्य पर। ठीक है ना। वैसे कारक लागत, उत्पादन लागत, अब उत्पादन लागत लग रहा होगा आपको, लेकिन इसका जो है मार्केट प्राइस पे सेट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन है उधर आगे, आप पहले एक बार सारा क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे। 96 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन बिंदु पर शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, वो साधन लागत पर होता है। तो बिल्कुल NNP/FC होता है ना, तो साधन लागत पे इसका करेक्ट आंसर है साधन लागत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 97 है, से के हिसाब से अतिरिक्त नियम के अनुसार अतिरिक्त मांग कब होती है? जब बताइए। इसमें तो कोई सा भी नहीं होगा, इसमें उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, ये सही आंसर है इसका। उपभोग के मनोवैज्ञानिक नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो किन्स के द्वारा किया गया है, किन्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, ये भी किन्स के द्वारा किया गया, बहुत अच्छा है, सही है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, एक बार सारा क्वेश्चन देख लीजिए। हाँ, ये क्वेश्चन देखिए, कह रहा है उपभोग फलन का ढाल कैसा होता है? तो उपभोग फलन ढाल जो होता है MPC से मेजर करेंगे, तो MPC इसमें नहीं दिया हुआ, तो ई इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़िए। एक खुली अर्थव्यवस्था में गुणक का मूल्य बंद अर्थव्यवस्था के गुणक से छोटा होता है, ये बिल्कुल सही है। बंद अर्थव्यवस्था होगा तो उसका मल्टीप्लायर जो होगा, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, वो छोटा होगा, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ ये देखा, किन्स के अनुसार स्फीति अंतराल कहाँ होती है? अत्यधिक एक्सेस डिमांड में। एक्सेस डिमांड जहाँ होता है वहां पे किन्स की एक्सेस डिमांड में होगा, एक्सेस डिमांड में होगा, एक्सेस डिमांड में होगा। तो ये सही आंसर है इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 103, 101 देखिए, ये डायरेक्ट क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा चलायन मुद्रा नहीं है? तो इसका FII होगा, बिल्कुल सही है, FII होगा। ठीक है, यदि मुद्रा की पूर्ति इतनी है तो नाम मात्र, ये क्या होगा इसका बताइए? तो इसका आंसर आ जाएगा 6, ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बिल्कुल ठीक था। मुद्रा भ्रम, ये जो है फिशर का दिया हुआ, ये भी ठीक है, ये भी सही है, फिशर का दिया हुआ है। नेक्स्ट, भारत में विनिवेश आयोग का गठन कब किया गया? 1996, ये भी सही है। नेक्स्ट, इसका ऑप्शन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है वो। कौन सा केंद्रीय बैंक का मुख्य कार्य नहीं है? तो केंद्रीय बैंक का कौन सा मुख्य कार्य नहीं है? तो ये सारा मुख्य कार्य है। कौन सा नहीं है? तो उपयुक्त में से सभी। कौन सा मुख्य कार्य नहीं है? तो उपयुक्त में से सभी। ये सब कार्य हैं केंद्रीय बैंक के। मुद्रा पूर्ति भी करता है, विदेशी विनिमय का स्वर्ण भंडार का भी प्रबंध करता है, अंतिम ऋणदाता का भी है। तो उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, RBL बैंक का कॉर्पोरेट ऑफिस कहाँ है? मुंबई में है, बिल्कुल सही है ये। RBI का भी है, RBL का भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्यापारिक बैंक जमाओं को अपने ऋण और अग्रिम को द्वारा बढ़ाते हैं, ये साख से निर्माण प्रक्रिया है, बिल्कुल सही है। साख निर्माण प्रक्रिया के दौरान वो क्या करता है? बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। अब आएगा ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, यदि एक वस्तु सार्वजनिक वस्तु है तो उसके लिए मूल्य अदा करना चाहिए, किसी को उसके लाभ और प्रयोग से वंचित नहीं रख सकते, ये करेक्ट आंसर है। उसके बाद लाभ से वंचित नहीं रख सकते, वो सब वैगनर के द्वारा क्या आएगा इसका? वैगनर नियम संबंधित है किससे? वैगनर नियम जो संबंधित है वो वास्तविक, ये सब आएगा इसमें, उपरोक्त में से एक से अधिक क्षैतिज भी होता है, ऊर्ध्वाधर भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइजमैन पीकॉक परिकल्पना का मजबूत, हाँ ये ध्यान रखिएगा। इसमें लोक व्यय में घटती, लोक व्यय में वृद्धि,
तो इसका आंसर जो है वो लोक व्यय में बढ़ेगी। ये बिल्कुल सही आंसर था इसका। ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन कहाँ है सर, जल्दी बताइए। ठीक है, ये आ गया आपका ऑब्जेक्शन वाला। निम्नलिखित में से कौन सा एक अधिकतम सामाजिक लाभ से संबंध नहीं है, बताइए। तो केवल सार्वजनिक ऋण, केवल सार्वजनिक व्यय, केवल सार्वजनिक ऋण अधिकतम लाभ संबंधित नहीं है। लाभ संबंध है, संबंध है, तो कारारोपण ये बिल्कुल डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। आपको सार्वजनिक व्यय लग रहा होगा तो एक बार चेक कर लीजिएगा। देखिए इसका जो आंसर दिया हुआ है ना, इसका आंसर डी दिया हुआ है, ऊर्ध्वाधर समता, लेकिन मैंने तो जो टिक लगाया था वो ये लगाया था। आप इसका एक बार कंफर्म कर लीजिएगा, ऑब्जेक्शन मत कीजिएगा, कंफर्म कर लीजिएगा, कोई ऑथेंटिक प्रूफ मिलेगा तब इसको आप लोगों को क्या करना है, ठीक है ना। पहले इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा, ठीक है। अगर लेकिन करेक्ट आंसर ये दिया हुआ है। नेक्स्ट है, देखिए ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन, ये ऑब्जेक्शन, ठीक है ना। इसका जो है विक्रेता आएगा, लेकिन सर ये दिया हुआ है ऑप्शन ये दिया हुआ है, होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है ना। तो आप एक इसका देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन के लिए डालिएगा, इसमें प्रूफ देख लीजिएगा क्वेश्चन में, ठीक है, मिल जाएगा। आगे क्वेश्चन ये देखिए, प्रत्यक्ष करों का भार किसके द्वारा वहन किया जाता है। प्रत्यक्ष करों का भार जो वहन किसके द्वारा किया जाएगा, जिस पर लगाया जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है ना, सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, दीर्घकालीन पूंजीगत परिसंपत्ति से तात्पर्य है, दीर्घकालीन पूंजीगत 36 महीने से ज्यादा होता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है, किस वित्त में पहले से निर्धारित किया जाता है, तो सार्वजनिक वित्त हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, सार्वजनिक वित्त हो जाएगा। इसका आंसर सार्वजनिक वित्त में निर्धारित किया जाता है कि पहले से ही कि क्या करना है, कितनी राजस्व होगी, वो बिल्कुल सही है। बाकी कुछ क्वेश्चन तो सीधे थे, जो आपको डेटाबेस थे, जो आपको याद होगा तो आप करेक्ट लगा पाइएगा, वरना नहीं लगा पाइएगा। देखिए प्राथमिक क्षेत्र ऋण किससे संबंधित है, तो छोटे उद्योग और कृषि से, ये तो सबने सही किया होगा, उम्मीद है मुझे। 15वें वित्त आयोग का अनुशंसा जो है वो 21 से 26 तक था, बिल्कुल सही है ये। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय राज्य वित्त संबंध का निर्धारित करता है, तो वो फाइनेंशियल कमीशन आ जाएगा, वित्त आयोग आ जाएगा, वित्त आयोग आ जाएगा, वित्त आयोग करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है आपका, एक मिनट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 121। ये तो आप बचपन से हम लोग पढ़ते हैं, जो प्रच्छन्न बेरोजगारी वो ज्यादा कृषि में पाई जाती है, ये बिल्कुल सही था। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य है जो सतत विकास जो मॉड्यूल है वो आधुनिक अवधारणा है, बिल्कुल सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विकासशील देशों की बुनियादी विशेषताएं हैं, तो सारी हैं, बिल्कुल सही है। एक से ज्यादा हो जाएगा, कृषि पर निर्भरता। विकासशील जो विकास कर रहे हैं उसकी विशेषताएं हैं देश की जो है। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्शन है, आइए एक और ऑब्जेक्शन वाला क्वेश्चन आ गया आपका। गरीबी रेखा की समीक्षा तेंदुलकर समिति, ये तो हमने पढ़ा भी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक विकास शब्दों को स्पष्ट नहीं करता है, तो इसमें ध्यान रखिएगा, उत्पादन में वृद्धि, प्रगति, ये सब करता है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं आएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं आएगा इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़िए। मार्क्स के अनुसार पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का अंत कौन सा वर्ग करता है, तो सर्वाहारी, ये ऑब्जेक्शन, ये करता है, ध्यान रखिएगा, ये ऑब्जेक्शन है, ठीक है ना। और हमने बोल भी दिया है, कई लोगों ने कर भी दिया है, तो आप लोग भी कर सकते हैं, ठीक है, आप लोग कर सकते हैं। इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, और डाउट नहीं, कर लीजिएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है 128वां 127वां, इधर ये सिंपल क्वेश्चन था, लाभ का परिवर्तन सिद्धांत किसका है, शुम्पेटर का दिया हुआ है, बिल्कुल सही है। डब्ल्यू रॉस्टो के अनुसार आर्थिक विकास के चरण 5 होते हैं, ये भी ठीक है, ये भी 5 चरण होते हैं, ठीक है।
बड़े धक्के का सिद्धांत में किस विचार का आधारित है? बताइए। पैमाने के बाह्य अर्थव्यवस्था, ठीक है, बाहर से इफेक्ट करता है। नेक्स्ट, एक 130। लेविस मॉडल के अनुसार दोहरी अर्थव्यवस्था में तभी बढ़ती है जब आधुनिक, ये बिल्कुल सही था, ठीक है ना। 130वें का जो है आपका ए आंसर बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से अर्थव्यवस्था में किस पहलू पर गरीबी दुष्चक्र संचालित होती है? तो ये पूंजी निर्माण के पक्ष में, पूंजी निर्माण के लिए तो उपयुक्त में से एक से अधिक आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है ना, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। सोलो विकास मॉडल में मूल्यह्रास दर में वृद्धि यदि अन्य बातें समान हो तो नई स्थिर अवस्था कब होगी? जब प्रति कर्मचारी उत्पादन में कमी आएगी। बिल्कुल सही है ये, ठीक है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर है आपका विदेशी प्रत्यक्ष निवेश समाहित है, इंक्लूड करता है, वैसे विजिबल होता है, ठीक है ना। आप इसको देख लीजिएगा, विजिबल सर्विस, देखिए एफडीआई तो विजिबल इनविजिबल सब होता है, लेकिन ज्यादातर एफडीआई जो होता है विजिबल होता है, इसके हिसाब से ये मानवीय संसाधनों का भी एफडीआई नहीं, वो तो फिर सर्विस हो गया, ठीक है ना। तो बी आंसर दिया हुआ है, मुझे ठीक लग रहा है, ठीक है। निम्नलिखित में से बढ़ी हुई जनसंख्या का लाभ संभावित है? नव परिवर्तन वृद्धि में, प्रदूषण में कमी, पैमाने की अर्थव्यवस्था, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है ना। 134 ये ऑप्शन दे रखा है, ठीक है। आप इसको चेक कर लीजिएगा अगर आप डाउट हो तो इस क्वेश्चन 134 में। नेक्स्ट, जब एक विशेष प्रकार के ग्राहक के आधार पर नौकरियों को एक साथ समूह कर दिया जाता है तो उसे विभागीयकरण कहते हैं, डिपार्टमेंट। क्योंकि ये डिपार्टमेंट में क्या होता है, एक जैसे काम होते हैं हर, जैसे लेबर है तो लेबर होगा, मतलब ऑफिस का काम है तो ऑफिस का, कंप्यूटर का तो कंप्यूटर, इस तरह से एक जैसे काम। आया समानता वक्र को ग्राफ विशेषताएं हैं, उल्टा यू आकार का होता है, बिल्कुल सही है। पॉलिंग मॉडल में मानता है कि निम्नलिखित में से कौन सभी प्रकार के व्यापारिक प्रौद्योगिकी, इसका करेक्ट आंसर है, बिल्कुल सही था ये। नेक्स्ट, जो ऑब्जेक्शन वाला था वो मैंने बता दिया है, आप देख लीजिएगा उसको, ऑब्जेक्शन जो है प्रूफ के साथ आप डाल सकते हैं। नेक्स्ट, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा हुआ है। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में दोहरे कराधान में आप दोहरी समझौते, द्विपक्षीय समझौते से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन 1 जनवरी 1995 को, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के विकासशील देश में होने वाले कारक हैं? तो प्रति व्यक्ति आय निम्न, ठीक है ये, और दुर्लभ पूंजी, ये भी ठीक है, तो इसका आंसर डी आ जाएगा, डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है इसका, देखिए नेक्स्ट आपका आ जाएगा, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा हुआ है। हरित क्रांति जो है, इसमें कई लोग सोच रहे हैं अधिक फसलें नहीं होती, 5 फसलों के लिए ही था, तो उच्च उत्पादकता वाले बीज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उच्च उत्पादकता वाले बीज जो है, ये बी करेक्ट आंसर है इसका, ठीक है। भारत की पहली औद्योगिक नीति 1948, बिल्कुल सही है, दूसरी 56, ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा एक सूक्ष्म वित्त कार्यक्रम है? तो स्वयंसेवी संस्था, सेल्फ हेल्प ग्रुप, बिल्कुल सही है इसका आंसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए, गरीबी नहीं, उससे ऊपर भी क्वेश्चन था, 5-6 क्वेश्चन बचे हुए हैं, आराम से देख लीजिए। क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्रों में वर्गीकरण करने का आधार, वो तो स्वामित्व पे डिपेंड करता है कि प्राइवेट है या गवर्नमेंट का है। गरीबी उन्मूलन का प्रभावी उपाय क्या है? ये सब हाँ, उपयुक्त में से सही। नियंत्रण, आय का वितरण कीजिए, स्फीति का नियंत्रण, बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से किसने 75 रुपए प्रति इकाई वर्ष की गरीबी रेखा का सुझाव दिया था? तो बॉम्बे प्लान ने, बॉम्बे प्लान 1944, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन 148 में, 2 या 2 से अधिक डेटा सेटों में वितरण की तुलना करने के लिए फैलाव से माप, तो फैलाव का सापेक्ष रिलेटिव, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, y का x पर प्रतिगमन रेखा ढलान को किस माप से जाना जा सकता है? y on x प्रतिगमन, बिल्कुल सही है इसका आंसर। नेक्स्ट 150 देख लेते हैं। x का मूल्य, ये क्वेश्चन पता नहीं कहां से दे दिया, इसका आंसर सी आएगा, ये देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन था जो मैंने 2-3 ऑब्जेक्शन जो करना था वो बता दिया है, बाकी आप ऑब्जेक्शन कीजिएगा तो प्रूफ देना पड़ेगा।
तो आप प्रूफ के साथ, अगर किसी आप में लग रहा है कि किसी में मैं सही हूं तो आप ऑब्जेक्शन कर सकते हैं, बट प्रूफ के साथ। अब बात करते हैं कट ऑफ। देखिए कट ऑफ की जब बात हम करेंगे तो सबसे पहले आप ये देख लीजिएगा इसमें आपके कितने सही थे और आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं। आप लोग कितने मार्क्स आ रहे हैं वो जरूर कमेंट कीजिएगा। जब कमेंट कीजिएगा तो बहुत सारे लोग जब कमेंट करेंगे, हमारे पास करीब 5000 5,500 हैं, आप सब लोग अपना बताएं कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं, बन रहे हैं, और कैटेगरी जरूर लिख दीजिएगा। तो कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं और क्या कैटेगरी है, उसके हिसाब से मैं आपको कट ऑफ, अगर आप जो मैं वीडियो डालूंगा और सारी जो है आप कट ऑफ अगर डिटेल में बता देते हैं, आप सारा कट ऑफ डिटेल में बता देते हैं कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, सॉरी मार्क्स कितने आ रहे हैं, कौन सी कैटेगरी है, तो मैं एक कट ऑफ पे वीडियो शाम तक बना दूंगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिसके जितने भी मार्क्स आ रहे हैं आप अपनी कैटेगरी और उसमें मार्क्स जरूर लिख दें। ये क्लियर है कि जनरल का कट ऑफ जो है, जनरल का कट ऑफ 62 से 65 के बीच जाएगा, ठीक है ना। अब उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। EWS जनरल फीमेल का भी मान लीजिए 58 से 60 के बीच जाएगा, ठीक है। EWS हो गया, EWS मतलब ये लगा लीजिए, आप समझ सकते हैं कि जब जनरल का 62 65 जा रहा है, आप लोगों का 5-10 नंबर के अंदर आपका हो जाएगा। यानी मेरा जो व्यक्तिगत मानना है वो 52 से लेके 62 के बीच कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। यानी ये जनरल और इसमें जितने भी होंगे सारी कैटेगरी जो है कैटेगरी आ जाएंगे। मैक्सिमम जनरल का 62 65 के आसपास कट ऑफ जाना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं कैटेगरी के साथ। और जो हमसे नई पहली बार जुड़ रहे हैं चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा आपके मार्क्स कितने हैं। आज शाम तक अगर आप लोग सारे कमेंट कर देते हैं, सभी कमेंट कर देते हैं तो मैं क्या करूंगा, वो सारी चीजें जो है आज मैं शाम को ही फाइनल कट ऑफ आपको बता दूंगा। चलिए थैंक यू, ठीक है। ऑल द बेस्ट आपके रिजल्ट के लिए।